नमस्ते दोस्तों, मैं किशन तिवारी और चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कैसे क्रिएट करें एक परफेक्ट वर्कआउट रूटीन अपने लिए। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी गलतियां हैं जिसको अवॉइड करना है वर्कआउट रूटीन क्रिएट करते वक्त। सबसे पहले मैं एक ऐसा वर्कआउट रूटीन बताऊंगा जिसमें ज्यादातर लोग इस दुनिया में जो वर्कआउट करते हैं वो इसे परफेक्टली कर सकते हैं, उनके बॉडी टाइप को मैच करेगा और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इसी के अंडर में आती है। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ वर्कआउट रूटीन को समझ लेते हैं। इस वर्कआउट रूटीन में सबसे पहले मंडे को आएगा चेस्ट और बैक, ट्यूसडे को आएगा ट्राइसेप और बाइसेप। ये जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ चेस्ट और बैक, तो पहले चेस्ट मानिए देन बैक, पहले ट्राइसेप मानिए देन बाइसेप। मंडे इज चेस्ट बैक, ट्यूसडे इज ट्राइसेप एंड बाइसेप, वेडनेसडे इज लेग्स जिसमें हम क्वाड्स पहले मारेंगे, हैम्स बाद में मारेंगे। थर्सडे इज छोटा मसल जो रहता है बॉडी का वो उस दिन ट्रेन होगा, एब्स, काफ्स एंड फोरआर्म्स। उसके बाद फ्राइडे को अगेन चेस्ट और बैक रिपीट होगा, सैटरडे को आएगा शोल्डर्स और संडे को रहेगी छुट्टी। अब ये जो रूटीन अगर इसमें आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने सिर्फ चेस्ट और बैक को ही रिपीट किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वंस एक बार आप चेस्ट ट्रेन कर लेते हो तो वो किसी भी और मसल्स में सपोर्टिंग मसल के रूप में काम नहीं कर रहा है। बैक भी जो है वो मेजरली कोई सपोर्टिंग रोल प्ले नहीं करता और किसी मसल्स में, स्पेशली जो लैट्स का एरिया रहता है वो। पर जो बाइसेप और ट्राइसेप है, जैसे ज्यादातर लोग, हर कोई चाहता है भैया आर्म्स 2 बार ट्रेन कर लिया जाए, ज्यादा बिल्ड हो जाए। आर्म्स को आप रिपीट नहीं कर सकते बार बार। क्यों? क्योंकि वो जो मसल होता है वो चेस्ट में भी रिपीट होने वाला है, बैक में भी रिपीट होने वाला है, शोल्डर में भी थोड़ा सा हिट हो जाएगा। उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। जिसको रिपीट किया जा सकता है वो है चेस्ट और बैक ही। और चेस्ट और बैक ट्रेन करते वक्त बहुत हेवीली आपका ट्राइसेप और बाइसेप भी उसमें इन्वॉल्व होता है। उसको भी एक बहुत अच्छा स्टिमुलस मिल जाता है सिर्फ चेस्ट और बैक ट्रेन करने से, ताकि वो भी ग्रो कर सके। और जैसा कि चेस्ट और बैक साथ में ही रखा हुआ है तो सेम डे पे आपका ट्राइसेप और बाइसेप भी डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग फेस करता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है वो रूल्स जिसके थ्रू आप भी अपने लिए खुद एक वर्कआउट रूटीन बना सकते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल ये आता है कि आपको ट्राइसेप से पहले चेस्ट को ट्रेन करना है। जैसा कि हमारी रूटीन में मंडे को चेस्ट है और ट्यूसडे को ट्राइसेप आता है। दैट मीन्स कि ट्राइसेप से पहले हमने चेस्ट ट्रेन कर लिया। इमेजिन करो अगर इसका उल्टा हो जाए, मंडे को ट्राइसेप हो जाए, ट्यूसडे को चेस्ट, तो क्या गड़बड़ होगी? चेस्ट में सपोर्टिंग मसल कौन सा है? दैट इज ट्राइसेप। वैसे तो बैक भी इन्वॉल्व होता है, शोल्डर भी इन्वॉल्व होता है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, बट जो मेन मसल मैक्सिमम सपोर्ट देता है दैट इज ट्राइसेप। अगर सपोर्टिंग मसल को पहले ट्रेन कर लिया जाए लाइक मंडे को, तो उसमें आ जाएगा फटीग, उसमें आ जाएगी थकान, उसमें आ जाएगी सोरनेस। और जैसे ही अगले दिन आप चेस्ट ट्रेन करने जाओगे आपका ट्राइसेप मैक्सिमम सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि आप अपने चेस्ट को प्रॉपर्ली ट्रेन ही नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम लिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना होता है कि आप चेस्ट मंडे को ट्रेन कर लो फॉर एग्जाम्पल। तो मंडे में चेस्ट ट्रेन करने से क्या होगी, ट्राइसेप को थोड़ी तो एक्सरसाइज मिली, बट वो मैक्सिमम फटीग जो होता है ट्राइसेप मारने से वो जनरेट नहीं हो पाया। मैक्सिमम फटीग किसने झेला? उसने चेस्ट ने झेला। चेस्ट मैक्सिमम फटीग हो गया। और ट्यूसडे के दिन भी हम ट्राइसेप को अच्छा खासा हेवी ट्रेन कर सकते हैं मैक्सिमम लोड से, जितना भी ट्राइसेप का कैपेसिटी है उससे। रूल नंबर 2 आता है बैक और बाइसेप का लॉजिक। बैक पहले मारनी है और बाइसेप उसके बाद आएगा। अगेन सेम ट्राइसेप और चेस्ट का लॉजिक है। अगर आपने पहले बाइसेप मार ली तो जब आप बैक मारने जाएंगे तो आपसे लिफ्ट नहीं हो पाएगा, आप हार्ड लिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके बाइसेप्स जो प्राइमरी मसल है सपोर्ट कर रही है बैक में वो ऑलरेडी थकी हुई है। पहले मारना है बैक और देन आएगा आपका ट्राइसेप। रूल नंबर 3, पहले क्वाड्स मारेंगे एंड देन हैम्स। वैसे अगर आप और मसल्स नहीं रिपीट करने वाले, लाइक आप लेग्स को वापस कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, इन दैट केस आप इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं। पहले हैम्स भी कर सकते हैं, लेटर क्वाड्स भी कर सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में क्या करना वो मैं आपको समझाता हूं। इन जनरल हम पकड़ेंगे कि अगर आपका लेग्स का डेवलपमेंट ओवरऑल बैलेंस्ड है, इन दैट केस आपने पहले क्वाड्स ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हैमस्ट्रिंग्स जो है वो सपोर्टिंग मसल रहती है क्वाड्स की एक्सरसाइज में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्क्वाटिंग कर रहा हूं तो हैमस्ट्रिंग के ही सपोर्ट से जो है नीचे से एक थ्रस्ट जनरेट होता है कि हम स्क्वाट्स में ऊपर उठ पाए। दैट इज अ सपोर्टिंग मसल इन योर क्वाड एक्सरसाइज। बट हैमस्ट्रिंग की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज में आपका क्वाड्स जो है कोई मेजर रोल नहीं प्ले करता, एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले हाई लेग प्रेस में आपके क्वाड्स भी हेल्प करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइजेज जो है, स्पेशली जो आइसोलेशंस है, उसमें कहीं भी क्वाड्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। अब हैमस्ट्रिंग्स किसने पहले मारना चाहिए? ये वो लोग होते हैं जो जिनका क्वाड्स अच्छा डेवलप्ड होता है। जैसे मैंने खुद कई लंबे समय के लिए जो है क्वाड्स से पहले हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन किया है, क्योंकि मेरे क्वाड्स का डेवलपमेंट काफी अच्छा हो चुका है। इन दैट केस मैं ये करता हूं कि पहले
हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन कर लेता हूँ और उसके बाद भी मैं क्वाड्स को डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट से ट्रेन कर पाता हूँ और एक बहुत अच्छा जो है मसल स्टिमुलस जनरेट कर पाता हूँ। रूल नंबर 4, काफ्स को ट्रेन करने से पहले ही आपको क्वाड्स और हैम्स ट्रेन कर लेना है। जैसा कि मैंने ये रूटीन बताया हुआ है, इसमें पहले आपका लेग्स ट्रेन हो जा रहा है और अगले दिन आपका काफ्स आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ्स भी कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्टिंग मसल के रूप में हेल्प करता है। इवन हैमस्ट्रिंग्स में तो वो डायरेक्टली भी हेल्प करेगा। जैसे आप लेग कर्ल कर रहे हो तो आपके काफ से भी जो है स्ट्रेंथ जनरेट होती है। सो मसल ऑलरेडी थका हुआ रहेगा तो यहाँ आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। और नेक्स्ट डे अगर आप काफ्स को ट्रेन करोगे तो काफ्स भी अच्छा ट्रेन हो जाएगा और आपके हैम्स और क्वाड्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूल नंबर 5, आपको फोर आर्म्स कभी भी आर्म्स के बाद ट्रेन करने हैं। अगर आपने फोर आर्म्स को पहले ट्रेन कर लिया और 1 या 2 दिन बाद भी अगर आप आर्म्स को ट्रेन करने जाओगे तो वो आर्म्स जो है सपोर्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि आपके फोर आर्म्स ऑलरेडी फटीग है। आप चाह के भी हार्ड ग्रिप नहीं कर पाओगे अपने बारबेल कर्ल्स या डंबल कर्ल्स। सो फोर आर्म बाद में आएगा और आर्म्स जैसा कि हमने अपने इस आइडियल वर्कआउट रूटीन में एक्सप्लेन किया है। रूल नंबर 6 और लास्ट रूल जो हमारा आता है वो ये है कि शोल्डर को कभी भी चेस्ट के बाद ट्रेन करना है। अगर आपने शोल्डर को पहले ट्रेन कर लिया और आप चेस्ट को ट्रेन करने जाओगे तो शोल्डर भी जो है एक सपोर्टिंग मसल होता है। स्पेशली कुछ एक्सरसाइजेस में ज्यादा इन्वॉल्व होता है। लाइक अगर आप इंक्लाइन डंबल प्रेस या बारबेल प्रेस करने जा रहे हो तो आपके ये जो डेल्ट्स रहते हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है आपको फटीग क्रिएट करेगा। सो चेस्ट ट्रेन करके अगर आप अगले दिन शोल्डर ट्रेन करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्राइडे को भी चेस्ट दिया हुआ है और सैटरडे को शोल्डर दिया हुआ है, तो आपका शोल्डर भी मैक्सिमम परफॉर्म कर पाएगा और आपके चेस्ट भी। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। लिमिटेशन मतलब मैं एग्जैक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा उस चीज को कि कौन कौन इस वर्कआउट को करने के लिए एकदम परफेक्ट लोग हैं। सो सबसे पहला होता है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर में, मतलब आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे वीक एरियाज नहीं है। थोड़ा बहुत वीकनेस है, हल्का फुल्का आपका ट्राइसेप या बाइसेप में साइज कम है, या मान लो राइट टू लेफ्ट में बाइसेप, राइट बाइसेप लेफ्ट बाइसेप में थोड़ा सा साइज कम है, दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। बट कोई एरिया बहुत एक्सट्रीमली वीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी लेग्स बहुत ही पतले और अपर बहुत डेवलप्ड है, या मान लो आपके बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं बट आपका ट्राइसेप काफी कमजोर है, ऐसे एक्सट्रीम केसेस में जो है आपको अलग से वर्कआउट रूटीन डिजाइन करनी होगी। बट अगर आपकी बॉडी ओवरऑल देखने में वेल बैलेंस लगती है देन आप ये वर्कआउट रूटीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि ये इंटरमीडिएट और एडवांस एथलीट के लिए ही ये वर्कआउट रूटीन मैं सजेस्ट करूंगा। जो भी बिगनर्स है फिलहाल उनको इतना वॉल्यूम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इस वर्कआउट रूटीन में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 6 डेज अ वीक आपको ट्रेन करना पड़ेगा और संडे मतलब सिर्फ 1 दिन का रेस्ट मिलता है। बट इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और है, जैसा कि चेस्ट और बैक को हम लोग डबल बार रिपीट कर रहे हैं, सो एक दिन आपको फ्लेक्सिबल मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ काम पड़ गया, आप जैसे ऑफिस का काम है, बिजनेस का काम है, कोई भी काम है, मान लो आपका वेडनेसडे के दिन छुट्टी पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, वेडनेसडे की एक्सरसाइज को थर्सडे, थर्सडे की एक्सरसाइज को फ्राइडे कर देंगे और सैटरडे तो एज इट इज शोल्डर चलते रहेगा। इसकी वजह से आपको 1 डे फ्लेक्सिबल मिलेगा। उस दिन आप अगर वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो तो चेस्ट बैक जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार कट कर दोगे तो आपका सारा का सारा मसल जो है वंस अ वीक ट्रेन हो चुका है और आपको कोई भी प्रोग्रेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। उल्टे वो जो अगर आप मान लो बहुत ही कंसिस्टेंट रहते हो और एक आधा कोई छुट्टी हो जाती है, दैट विल इंस्टेड हेल्प यू इन रिकवर बेटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका एक सीरियस मसल मास बिल्ड करने का गोल है तो ये वर्कआउट रूटीन आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप जस्ट फिट रहना चाहते हैं, मेरा सजेशन रहेगा आप सिंगल मसल की तरफ जाए, दैट इज़ फार बेटर, क्योंकि ये जो वर्कआउट रूटीन है ये आपको थोड़ा सा जो है ना निचोड़ देगी और आपको जो है रेस्ट और रिकवरी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एक और पॉइंट इसमें यह आता है कि आपको कोई भी एग्जिस्टिंग इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी इंजरीज को फेस कर रहे हो और इतना लोड और इतना वॉल्यूम करने की आप कोशिश करोगे तो हो सकता है वो इंजरी आपकी एग्रीवेट हो जाए और वो एक बहुत बड़े इंजरी का रूप ले ले। नेक्स्ट पॉइंट एक और ये आता है कि आपकी उम्र की भी मैंने इसमें रिस्ट्रिक्शन रखी है। वैसे एक जनरल रूल है, थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट मेरी लिमिटेशन कहती है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स तक आप इस वर्कआउट रूटीन को आराम से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया है कि अपने 30s में, मतलब 31 एंड अबव में इस वर्कआउट रूटीन से रिकवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। बट इन योर 20s आप इसको बहुत ही ईजिली और कंफर्टेबली कर सकते हैं और बढ़िया मसल मास पुट ऑन कर सकते हैं। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।